सो आप सबका फिर से स्वागत है विद अलीगढ़ की नीट बायोलॉजी क्लासेस में। इसको कर देते हैं फटाफट साइलेंट पर, कोई कॉल नहीं आया। अरे सामने तो खड़ा है यार, ये सामने ब्लू कलर का एक्टिवा जो है, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है क्लास में छुट्टी। बेटा सर उसको काफ़ी ज़्यादा कंसाइज करने की कोशिश किया। एक्चुअली टुडे वी हैव स्टार्टेड विद द प्लांट एनाटॉमी, ओके, एंड वी हैव मतलब द गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड ओनली 2 लेक्चर्स फॉर दैट टॉपिक। इस टॉपिक के लिए हमें केवल कुल मिलाकर के 2 लेक्चर्स दिए गए सरकार की तरफ से, ठीक है। उन्हीं में इसको कंप्लीट करना है और मैं कोशिश किया उसको कि हम पेपर्स पे कंक्लूड कर लें, मतलब बस समराइज कर लें, जिससे कि विद इन द टाइम हम लोग उसको खत्म कर दें, ठीक है। So, where that is going? क्या वो रहने दो, नहीं वो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रहने चलिए। अभी हम लोग स्टार्ट विद द प्लांट एनाटॉमी। ओके, प्लांट एनाटॉमी बेसिकली हम लोग लेकर चले। एनाटॉमी क्या हुआ? टू स्टडी आउट द इंटरनल डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्लांट के बारे में बात करेंगे तो प्लांट्स के इंटरनल डिटेल लेंगे। अगर हम लोग एनिमल एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी, तो अपने बारे में बात करेंगे। क्लियर है ना? जैसे मैंने आपको इससे पहले जो मॉर्फोलॉजी की यूनिट में बताया था, वी हैव टू स्टडी दिस मार्कर, ओके। सो देयर आर 2 टेक्निक्स by which we can study that on the basis of its external detail or on way of the नहीं मिला। हाँ, एक ब्लैक कलर का एक फाइल से रखी है, शायद है क्या आपको? नहीं, कोई बात नहीं, छूट गया क्लास, कोई बात। तो यहाँ पर हम बात करें थे तो एनाटॉमी क्या हुआ? दैट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंटरनल डिटेल, ओके। उसके बाद यहाँ पर एनाटॉमी के साथ में एक नाम और आता है, दैट इज द क्या? हिस्टोन। हिस्टोन के साथ बनता है हिस्टोन। हिस्टोन मतलब होता है क्या? प्रोटीन। नो जी, अरे वो हिस्टोन नहीं है, वो हिस्टोन की आएगा साथ में। यहाँ मतलब होगा टिश्यू से, और अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड एज द हिस्टोलॉजी, बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल्स। ऐसे ही है ना, सेल से मिलकर बनी हुई है, और ग्रुप का जो सेल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नाम आप जरूर याद रखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैगेलिक ग्रुप एंड ग्रुप, ग्रुप, ओके। ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी, इसमें इनकी एक बुक है जो जनरली पूछी आती है। आप याद रखिए, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। बुक का नाम बताया आपको, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, which is being written by this and Grew। अल्टीमेटली इनको फाउंडर कह लीजिएगा, फादर कह लीजिए, जो कहिएगा। प्लांट एनाटॉमी के काम जो शुरुआत थी वो इन्होंने की थी। इसके बाद में हम लोग क्या लेके चले कि जो टिश्यू है, बाकी तब जानते हैं, ग्रुप ऑफ सेल विच इज सेम इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ऐसे है ना, ओके। टर्म टिश्यू किसने दिया था? बड़ा अच्छा है, ये हम जो बात कर रहे थे, इट वाज गिवन बाय द ब्रैकेट, ओके। जब टिश्यू नाम दिया था वो वहां से आया था, ओके। हाँ, आगे चले तुम लोग। टिश्यू है प्लांट्स के रेफरेंस में, अगर हम लोग देखें एनिमल्स में और प्लांट्स में यही डिफरेंसेस हैं कि एनिमल्स में ऑलमोस्ट सारी सेल्स डिवाइड करते हैं, लगभग, है ना। मतलब कुछ है नर्वस, अगर टिश्यूज की बात करें तो वहाँ एक्सेप्शनली नहीं होगा, अलग बात है, या स्टेम, मतलब कुछ सेल्स होती है जो नहीं करती, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सेल्स होती है वो क्या होगी? डिवाइड करेंगे। बट इन केस ऑफ द प्लांट्स the capacity of cell division is restricted to a particular, है ना, a particular kind of the tissue। तो on the basis of ability of cell division, हम लोग क्या किए, इस टिश्यू को 2 में डिवाइड कर दिए।
एक जो था इट वाज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो था इट वाज द परमानेंट टिश्यू। सही है ना? यस सर। बस केवल मेन चीज है कि जो उसका एबिलिटी था हम उसको जो है प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करें। अब आप इतना थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ उसके अंदर कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन है वो तो बात अलग रही। अब सेल्स कैसे होंगी? सीधी सी बात है, यंग सेल्स होंगी, ठीक है ना। कैसी होंगी? यंग सेल्स है तो आइसोडायमेट्रिक होंगी, लगभग समव्यासी, एक ही जैसा उसका रेडियस होगा। प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? एक्टिव होगा। मेम्ब्रेन कैसी होगी? बिल्कुल थिन होगी, बिल्कुल पतली होगी, मिडिल लेमिला होगी, है ना, ज्यादा प्राइमरी वॉल बन की बस, इसके अलावा कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि जस्ट आफ्टर द सेल डिवीजन वो तैयार हो गया। क्लियर है ना भाई? आपने प्लांट्स में जब सेल, अभी अगला यूनिट में पढ़ेंगे साइटोलॉजी, तो आपने पढ़ा भी होगा साइटोलॉजी में, ये तो पढ़ेंगे कि हम लोग धीरे धीरे करके प्राइमरी वॉल बनती है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट सेकेंडरी वॉल बनती है, फिर टर्शियरी वॉल बनती है, अल्टीमेटली सेल जैसे जैसे मैच्योर होती रहेगी। और सेल मैच्योर होगी इसका मतलब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या होगा? बूढ़ा होता जाएगा। बूढ़ा होगा तो मर भी गया, सिंपल सी बात, सही है ना। ये सारी कंडीशंस को हम लोग यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पे अप्लाई करते हैं। क्लियर है ना? इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है ना? मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म क्या होगा? जो जो लिविंग के कैरेक्टर्स हो सकते हैं वो सारे उसमें हमने इंक्लूड कर दिए लिविंग सेल्स, ठीक है ना। प्लास्टिड्स, हाँ ठीक है, प्लास्टिड्स तो होंगे लेकिन सिंपल टाइप के प्लास्टिड डेवलप होने लगे होंगे। उसके बाद में वो अलग बात है कि वो कन्फर्मेटरी क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, अलग बात है, लेकिन प्लास्टिड सिंपल टाइप के वहाँ डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होगा? भाई सीधी बात है, उसकी मैटर, छोटे बच्चा है उसके बीएमआर ज्यादा है, सोचो जरा, एक छोटा बच्चा है, एनिमल्स की कैसे हम लोग बात करें, उसकी बीएमआर ज्यादा है ना, जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी बीएमआर कम हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली वही चीज यहाँ पर है। जो यंगेस्ट सेल्स हैं ये, इनके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ी फास्ट हो रही है, उसको बहुत सारे काम करने हैं, रिपेयरिंग भी करनी है, ग्रोथ भी करनी है, और बाकी कुछ हार्मोनल्स हैं उनको मैच्योर भी करना है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर एक्टिविटी ज्यादा होंगी। यस, तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड दो चीज आती है, एक तो इससे रिलेटेड जो है इसके क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अलग अलग यहाँ पे हम लोग लेकर के चलेंगे बहुत शॉर्ट में, ठीक है ना। दूसरा आता है देयर आर फ्यू थ्योरीज, है ना, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है वो हमें थोड़ी सी यहाँ पर पढ़े, ठीक, उसी के साथ हम लोग कंक्लूड कर लेंगे। अभी यहाँ हम जो बात कर रहे थे कि हम लोग पहले लेके चलते ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, पहला जो लिए ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन के बेस पे लेके चले, कैसा हो सकता है? हम उसको तीन तरह से डिवाइड कर लेते हैं। इतना तो इनिशियली आप लोग जानते ही हैं कि अगर मैं कहता हूँ, और मैं आपको कई बार बताया था कि मान लीजिएगा ये एक एम्ब्रियो है, सपोज डाइकोट एम्ब्रियो है, इसके ऊपर वाला एक पोर्शन होता है, एक नीचे वाला हुआ, और ये क्या हुआ इसका, ठीक है ना, इसको आप लोग बोल देते हैं इट इज द प्रीम्यूल, और इसे बोल देते हैं इट इज द रेडिकल, ये सब बात है ना, ओके। ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटर से कुल मिलाकर के स्ट्रक्चर जो है वो एम्ब्रियो बन गई, सही है ना। यहाँ पर आपने कहा कि ओरिजिन के बेस पर हम इसको तीन में डिवाइड कर देते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं प्रो मेरिस्टेम, दूसरा जिसको हम लोग कह देते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और दूसरा जो तीसरा जो हम लोग बात करेंगे इट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ओके। कहानी कुछ नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा। बाकी प्रो मेरिस्टेम जो रहा, ये हमने कहा कि विच डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से अगर बनकर के चलिए कोई चीज, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द प्रो मेरिस्टेम। यस, जैसे आपने कहा कि ये वाला पोर्शन है, ये रेडिकल से प्रीम्यूल बन गया, जिससे आगे फ्यूचर में स्टेम बनेगा, ऐसी तो है, ओके। आपने कहा कि ये वाला पोर्शन है रेडिकल, इससे क्या रूट्स बन रही है आगे जाकर के, ये सारी स्ट्रक्चर जो बन रही है कहाँ से बन रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज से बन रही है, ठीक है ना। इस कंडीशन में हम इसको कहाँ? प्रो मेरिस्टेम में ले जाएंगे, ओके। अब आगे आता है एम्ब्रियो के बाद में जो स्ट्रक्चर्स बननी शुरू हो गई, जितनी भी ग्रोथ होंगी, है ना, ओके, उनको हम लोग ले जाएंगे कहाँ? प्राइमरी मेरिस्टेम में। जैसे आपने कहा कि ठीक है प्रीम्यूल है, प्रीम्यूल से स्टेम बना, स्टेम के ऊपर बाकी स्ट्रक्चर बनी, लीव्स, ब्रांचेस, ये सब स्ट्रक्चर बनती आ रही है, ओके। उसकी हाइट बढ़ रही है, कैसे क्या है, मतलब से बोल लेके चलेंगे उसको, अलग तरह का कैसे मेरिस्टेम हो जाएगा, तो ये सारी चीज कहा जाएगी? प्राइमरी मेरिस्टेम में, क्लियर। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, डिवाइड करते रहे, साइज बढ़ता रहा, वॉल्यूम बढ़ता रहा, सब कुछ है, यस। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? वो परमानेंट टिश्यूज में बदल गए। तो मेरा मतलब ये हुआ बेसिकली, आप चाहे ऐसा कह सकते हैं जैसे कि ये
एपिकल टिश्यू हुआ जो हम लोग कहाँ पर हो सकता है, नीचे रूट अपेक्स या ऊपर कहाँ होगा, शूट अपेक्स कहीं भी हो सकता है। तो ये किसका एग्जांपल आ गया, प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल आ गया। ठीक है, ओके। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम हम उसको लेकर के चलेंगे कि जो रुकिए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम जो था ये मैच्योर हो गया, अब परमानेंट टिश्यूज बन गए। मेरा मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मेरिस्टेम के टिश्यू थे, इन दोनों इलाकों में क्या थे, मेरिस्टेम से, ये बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए, ये परमानेंट। क्लियर है? अब यहाँ जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इसी केस में क्या रहता है, इसमें ये हुआ कि जो परमानेंट टिश्यू है ना, परमानेंट टिश्यू फिर से जो है कहते हैं बुढ़ापे में जवानी आने लगी मतलब मैच्योर टिश्यूज हैं, उनके अंदर फिर से जुवेनेशन बना, रिजुवेनेशन जिसको हम लोग बोले। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक से फिर मैं सेल डिवाइड करना शुरू करता हूँ। ठीक, आप पढ़ेंगे, इसको हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ। मालूम है ना, प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ स्ट्रक्चर्स बनी वो सारी किसके थ्रू होगी, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। टेक्निकली अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें, आपने सेकेंडरी ग्रोथ का थोड़ा बहुत आइडिया आपने पढ़ा होगा 11th क्लासेस में। वहां क्या है, आपने बताया जैसे वेस्कुलर बंडल बन गया, वेस्कुलर बंडल के बीच में आप कहते हैं कि कैम्बियम बनती है। ध्यान आ रहा है, कैम्बियम में आप हो सकता है एक तरफ फ्लोएम हो, एक तरफ जाइलम हो, बहुत सारे तरीके हैं, ये सब हो सकता है ना। तो ये जो कैम्बियम बनी, ये कैम्बियम का फॉर्मेशन ऑफ दिस, इसे हम लोग कहते हैं इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा माने विद इन द फेसिकुलर, मतलब वेस्कुलर बंडल। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का बनना ये प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है। मेरी बात क्लियर है ना? और अगर आपको ध्यान हो, अगर हम डायकॉट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ लेकर के चलते हैं, आपने कहा कि बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स हैं, होता है ना सर, ओके। और इन सब की ये बीच की जो कैम्बियम होती है, ये आपस में मिल कर क्या बना लेती है, कैम्बियम रिंग बना लेती है। ध्यान आ रहा है आपको? फिर हम इनको नाम देते हैं क्या, हमने कहा कि ये वाली जो थी ये तो इंट्राफेसिकुलर थी, लेकिन ये जो थी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Yes, so the formation of the interfascicular cambium is the example of secondary growth. क्या है वो, सेकेंडरी मेरिस्टेम है। मैंने बताया यहाँ पर जो हम लोग कहेंगे कि इंटरफेसिकुलर, यस, साथ में दूसरा आपको ध्यान आ रहा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ हम दो तरीके से पढ़ते हैं, ये हम समराइज करेंगे एक मतलब बहुत शॉर्ट टॉपिक के अंदर, पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा क्या रिकॉल करें। हमने कहा एक तो होता है बीच में जो सेंट्रल टिश्यू है उसका, जहाँ पर वुड वगैरह का फॉर्मेशन होगा, है ना, पर कैम्बियम के थ्रू, आंसर फेसिकुलर कैम्बियम के थ्रू ये कैम्बियम रिंग जो बन जाएगा। दूसरा आपको मालूम होगा बार्क एरिया में, जहां बार्क वगैरह बनेगी, फैलोजन, फैलोडम, फैलोन, पढ़ा है आपने सब चीजें। तो जहां कॉर्टिकल एरिया में जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो होती है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम। सो फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्क कैम्बियम इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। मेरी बात कुछ क्लियर होगी ना? ये अक्सर कंफ्यूजन इसी में हो जाता है, यहाँ पर जो इंटरफेसिकुलर यहाँ बनी, तो इंट्राफेसिकुलर कहाँ बनी भाई, यहाँ बनी, इंट्राफेसिकुलर बनती है प्राइमरी मेरिस्टेम। बात खत्म है ना? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं, और कैम्बियम ये सब हो गए, छोड़ो, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। ये आपने बात की ओरिजिन के बारे में, अभी बात कर लेते हैं किसके बारे में, पोजीशन के बारे में, कि भाई कहाँ कहाँ हो सकती है। हाँ, इस बेस पर हम लोग कहते हैं कि भाई तीन जगह डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग। जैसे आपने कहा कि ये हो सकती है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मतलब अपाइसिस जो है। दूसरा जो हम लोग बात कर रहे थे ये हो सकती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरी जो हम लोग बात कर रहे थे इट इज कॉल्ड एज द लेटरल मेरिस्टेम। मालूम है? अब जरा ध्यान देना, देखिए वैसे तो अंडरस्टूड है, आपने कहा कि भाई ये कोई अपाइसिस है किसी चीज का, ओके, ये आपने कहा कि भाई मान लो स्टेम है तो ये नोड्स एंड इंटरनोड्स वगैरह कुछ रहे हो। यहाँ आपने कहा कि ये जो है एपिकल पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं एपाइसिस या एपिकल, ओके। तो ये तो आपकी एपिकल मेरिस्टेम होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यानी कि टर्मिनल ग्रोथ जो, अब जैसे जुड़े हुए सवाल बनता है, टर्मिनल ग्रोथ हुई इसकी वजह से होगी, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होगी। हम घास की मुंडी काट लेते हैं या फिर छटाई करते हैं प्लांट्स की, क्यों? एपिकल टिश्यू खत्म हो गया, उसकी हाइट रुक जाती है, एक्सपेंशन बढ़ जाता है ना, मतलब उसकी ब्रांचेस बढ़ना शुरू कर देती हैं। बाकी वो ऑक्सीजन की थ्योरी अलग है, होता है। अच्छा, जैसे यहाँ है, अब एपाइसिस में आपने कहा कि एपाइसिस कहाँ हो सकती है, ये रूट पर हो सकती है और शूट पर हो सकती है, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स, मालूम है आपको अच्छी तरह से। हाँ, अच्छा,
इंटर कैलोरी के बारे में बात कर रहे थे। इंटर कैलोरी, अच्छा हाँ एक और चीज लेके चल रहा है, यहाँ एपाइसिस के साथ ही यहाँ पर जो लेटरल बर्ड्स बनकर भी चलेंगी, ध्यान आ रहा है ना। लेटरल बर्ड्स जो है वो भी इसी का एक्सिलरी बर्ड्स जैसे कह देंगे हम लोग, तो वो एक्सिलरी, एक्सिल माने साइड, ओके। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं, ये भी एग्जांपल इसी का लेके चलेंगे। हाँ, अब इंटर कैलोरी आता है। इंटर कैलोरी का मतलब मान चले ये जो दो इंटरनोड्स हैं इनके बीच में जो टिश्यू डेवलप हो गया है, बात क्लियर है ना। यस, अब कहाँ होगा, जैसे घास होता है ना, घास है, एक बकरी रानी आई, इसको दिया, उसको पापा ब्लैक शीप खा गई, क्या होगा, इसको वापस हाइट गेन करनी है, ठीक है ना। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनोडल जो एक्सपेंशन ऑफ द स्टेम हुआ, दैट इज ड्यू टू द, ठीक है, इंटरकैलोरी मेरिस्टेम। दूसरी बात, हाँ ये मैं कहूंगा कि ये दोनों तरह की मेरिस्टेम जो है इनको हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। अभी मैं बात कर रहा था प्राइमरी मेरिस्टेम, ये दोनों क्या है, एक तरह से प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल्स हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या होगी, इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, मालूम है ना। और यहां हम लोग बात करेंगे कि ये स्टेम है, तो लेटरल मेरिस्टेम कहां होगी, लेटरल्स में होंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, गर्थ बढ़ती चली जाएगी, होगा ना, एक्सपेंशन हो जाएगा, होता है ना। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा नीट में, तब तो आप पतले से रहेंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, है ना। और जिस दिन आपको कमाई करना शुरू कर देंगे, फिर तो डॉक्टर जो है खुद की सांस फूलती रहेगी, कम खाया करो, खुद का वजन बढ़ता चला जाएगा। ये बात क्लियर है ना। फिर क्या आपका लेटरल एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, वही सब चीजें यहाँ पर। खैर छोड़िए, यानी हाँ वापस आते हैं, मेरी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये हमने बताया कि लेटरल मेरिस्टेम इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ग्रोथ बाकी आप समझ लीजिए कि कॉर्टिकल और जहां पे हो रही वेस्कुलर कैम्बियम दे दिया, हो गया। इस तरह से 3 तरह की होती है, कोई खास क्वेश्चन नहीं पढ़ना इसमें। आगे लेके चल रहे हैं कि आपने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन के बेस पर भी ले सकते हैं हम लोग, ओके। काम क्या कर रहा है, ओके, यानी काम का मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा। तो यहां जैसे इसको लेकर भी चलेंगे तो ये 3 में बना देगा। एक सेंट्रल में ग्राउंड टिश्यू बना, ऊपर की तरफ हम बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैम्बियम, ओके। और यहाँ सबसे ऊपर की तरफ हम जो लेके चलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द प्रोटोडर्म, क्या बोलते हैं, प्रोटोडर्म। ये 3 तरह के होंगे ना, ठीक है ना। अल्टीमेटली ऐसा मान के चले, जैसे हम लेटरल वे में बात कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि कोई स्टेम है या रूट है, कुछ भी है, हम उसका सेक्शन काटे, तो हम बेसिकली चाहें तो उसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे डिटेल में। आपने बताया कि ऊपर वाला जो है इसको हम लोग कह देंगे ये सारा एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, इसमें हम लोग बेसिकली एपिडर्मिस, जिसको रूट के केस में एपिब्लेमा बोल देते हैं, उसको लेके चलेंगे। इसके ऊपर क्यूटिकल वगैरह है, वो सब चीज इसमें इंक्लूड रही, स्टोमेटा या जो भी व्हाटएवर द सरफेस स्ट्रक्चर कैन बी फाउंड ओवर दिस, है ना। इसके ऊपर जो भी सरफेस स्ट्रक्चर हो सकती है, सबके सब कहां गई, एपिडर्मल टिश्यू में आ गई। बीच में जो आ गया ये सारा कॉर्टेक्स एरिया रहा, जहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो स्टेम तो मिलेंगे लेकिन रूट में नहीं मिलेंगे, जैसे हाइपोडर्मिस हुआ एक स्ट्रक्चर, है ना, हो सकता है डाइकोट में हो, मोनोकोट में ना हो, या ऐसे कई स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो मतलब मेरा कहने का ये हुआ। और एक वो एक बीच में जिसको हम लोग वेस्कुलर सिलेंडर कह देते हैं, वेस्कुलर सिलेंडर, जिसके अंदर मेनली क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह होंगे, यानी वेस्कुलर बंडल्स होंगे। बीच में क्या हो सकता है, ग्राउंड टिश्यू यानी कि पित्त वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। उसके बेस पर 3 में डिवाइड कर दिया। प्रोटोडर्म समझ गए आप लोग, जो एपिडर्मल टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। प्रोकैम्बियम जो बीच का कॉर्टेक्स एरिया जो रहा उसके लिए लेके चलेंगे। और बाकी जो हमने बात की कहा ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू के अंदर हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, हम लोग लेके चलते हैं हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ओके। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बताया कि यहां पर एक तरह से वेस्कुलर, ओके, टिश्यू, इनको ले लेंगे हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जाइलम, फ्लोएम, कुल मिलाकर के वेस्कुलर बंडल प्लस कैम्बियम को मान के चलना है, ठीक है ना। इसको ले लेंगे। ग्राउंड टिश्यू में बाकी जो भी बचा, यानी कि इसके अंदर आप जरा ध्यान दें, क्या स्ट्रक्चर हो सकती है, कॉर्टेक्स हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एंडोडर्मिस हो सकती है, ओके। इसके अलावा क्या हो सकती है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ पेरिसाइकिल हो सकती है, हो सकता है बीच में क्या हो सकता है, पित्त हो सकती है। ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो कहा जाएगी ग्राउंड टिश्यू, क्लियर है ना, ओके। चलिए
सॉरी, आगे लेके चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ द सेल डिवीजन। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसमें इतना ही समझना है। तीसरा लेके चलते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है ना। अगर हम सेल डिवीजन का प्लेन लेकर के चले तो उसके बेस पर भी हम इसको नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैं जो आपको बताया था उसी तरह के लेकर के चलिए। इसमें हम लोग लेके चलते हैं दैट इज द मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम एंड द ड्रिप मेरिस्टेम। ओके, इट इज मास मेरिस्टेम, नाम से पता लग रहा है, प्लेट मेरिस्टेम, और तीसरा जो आएगा इट इज द रिब या फाइल मेरिस्टेम, ठीक है ना। मास मेरिस्टेम, तो मास मेरिस्टेम का जो एग्जांपल है इसमें हम लोग लेके चलेंगे। देखिए नाम से पता लग रहा है, मैं कह रहा हूं किसी चीज का मास बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम ऑल राउंड बढ़ रहा है ना, सारे प्लेन से बढ़ रहा है। यानी सेल्स का प्लेन ऑफ डिवीजन क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल होगा, हर डायरेक्शन में सेल्स का प्लेन ऑफ डिवीजन ऐसे है ना। अब सोच लीजिए कहां, ये जितना भी हम लोग यहां बात कर रहे थे ना ग्राउंड टिश्यू में लगभग ऐसा ही होगा, है ना। अच्छा, जहां पर प्लेट के बारे में बात करें, प्लेट का मतलब क्या होगा, प्लेट अगर मैं कहता हूं कि प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है तो प्लेट का मतलब फ्लैट है कुछ, जिसकी नॉर्मली 2 ही डायमेंशन कह सकते हैं कि भाई वो इधर और इधर मिलाकर के बढ़ रही है, थिकनेस जैसी तो कोई चीज होती नहीं, ऐसे ही तो है ना। मतलब अगर सेल्स जो है इस तरह से लगातार डिवाइड करती जा रही है, ठीक है ना। ओके, ये अगर उनका प्लेन है, या क्या हुआ, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर बन गई एक तरह से, जैसे लीफ का प्लेन ऐसी है ना। पत्ती है तो नॉर्मली पत्ती में जो एक्सपेंशन होगा किस तरह से तो होगा, मोटाई तो कोई खास बढ़ेगा नहीं। मैं सबके बारे में बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, क्लियर, यस। तो दैट वुड बी द एग्जांपल ऑफ द प्लेट मेरिस्टेम। आगे बात करें हम लोग, नेक्स्ट बात करता है रिब मेरिस्टेम के बारे में। तो रिब मेरिस्टेम जहां हम लोग बात कर रहे थे कि ओनली वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल। अब जरा सोचिए यूनिडायरेक्शनल का एग्जांपल क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यस, आपने कहा कि ये प्राइमरी रूट है? इसके बाद में जो इससे लेटरल रूट्स निकलेंगे, आप सोचिए इसमें नया सेल जो फॉर्मेशन होना है आगे ऐसे बढ़ेगा ना, दोनों तरफ तो नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा आगे, बात क्लियर है ना। तो वन यूनिडायरेक्शनल जब ग्रोथ होगी इसकी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल या रिब मेरिस्टेम लेकर चलते हैं। ओके, आना शुरू हो तो इसकी बात हो जा रहा है कि आगे जस्ट नहीं मुझे दिक्कत करो। हाँ बोलिए, हाँ बोलो। हाँ अच्छा, हाँ बोलो। मेरे पास जितनी स्क्रीनशॉट आ गए उन्हीं में से करना होगा, बच्चा चलिए आपका टाइम खराब हुआ। ओके, अभी गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा जोर है। आप लोगों को लग गई सबके? कहीं ऐसा नहीं कल टीम बुलानी पड़ेगी? ओके, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगवाना चाहिए, खास इफेक्ट भी नहीं है होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस होगी 16 तारीख तक, लास्ट में हम बाकी बच्चों को नंबर उनका नोट कर देना, नाम नंबर जिससे रजिस्ट्रेशन किया उनको दे देंगे ना। क्यों चल रहा है, पैसा भी पेमेंट कर ओके। सो अच्छा है, अभी हम लोग बात किए इसके बारे में, मतलब जो भी इसका जनरल क्लासिफिकेशन हो सकता था मेरिस्टेमेटिक का, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते थे, क्लासिफिकेशन के कुछ नहीं बनेगा।
थोड़ा सा एक टॉपिक और है जिसके बाद हम लोग लेके चलेंगे, क्या अबाउट द थ्योरीज ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। 4-5 थ्योरीज हैं, उनको थोड़ा सा पढ़ लेना आगे कुछ, ठीक है। अच्छा, वैसे भी अपने एनसीईआरटी में जिस तरह है कि उसको बहुत डिटेल में आप नहीं आता, पहले क्वेश्चन बनते थे बहुत डिटेल में इसमें, ठीक है। अब तो थ्योरी इस वजह से थ्योरी किसने दी, इसका मतलब क्या है बात करना, बस कांसेप्ट नहीं जानते। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग। फिर बहुत सिंपल सी चीजें जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने कहा कि मेरिस्टेमेटिक से टिश्यूज हैं जो बदल जाएंगे, किसमें परमानेंट टिश्यूज में बदल जाएंगे। मालूम है आपको, परमानेंट टिश्यू है तो सीधी सी बात ये है कि भाई आप उनके अंदर एबिलिटी ऑफ द सेल डिवीजन खत्म हो गई है, ऐसी तो है ना, कन्फर्मेटरी स्ट्रक्चर में लगभग बदलने लगे हैं वो लोग। ओके, अब बेसिकली ये परमानेंट टिश्यूज जो हुए इनको हम लोग 3 कैटेगरी बांटते हैं, और कौन से, इट इज द सिंपल, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स, और तीसरा वाला वो तो हमेशा ही स्पेशल रहा है तो वो भी स्पेशल होगा, ठीक है, स्पेशल टिश्यू है। अच्छा, यहां हम लोग बात कर रहे थे सिंपल टिश्यू है, सिंपल, अब समझ लें क्यों उसको हमने सिंपल कहा, इसको क्यों कॉम्प्लेक्स कह दिया, इतना तो मालूम है कि इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू आएंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ द सिंपल टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ, मतलब जो टिश्यू की डेफिनेशन है क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सेम इन ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो यहाँ पर अप्लाई होता है बस, इसीलिए कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत सीधे साधे हैं, ज्यादा बदमाशी नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पर आ गए। बाकी हम लोग कहते हैं कि इनके अंदर फिर कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होने शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे, आपने कहा कि डिपेंड करता है, अगर इनके अंदर केवल प्राइमरी वॉल जैसी स्ट्रक्चर बनी है, लिविंग है, कंडीशन सेलेक्ट करिएगा, जैसे तो क्या बोले इसको आप लोग, इट वाज कॉल्ड पैरेन्काइमा, यस, लिविंग सेल्स 100% होगी, सेल वॉल थोड़ी सी मजबूत होने लगी लेकिन प्राइमरी वॉल ही होगी, सेकेंडरी जैसी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बनेगी यहाँ पर, क्लियर है ना। अच्छा, कोई ऐसा खास डिपोजिशन नहीं होगा, सेलुलोजिक सेल वॉल है, ठीक है ना, ऐसा कोई स्पेस सब्सटेंस इनके इंटरसेलुलर स्पेस में नहीं आएगा। हाँ, होगा तो क्या कि जो बीच का इंटरसेलुलर स्पेस था वो थोड़ा थोड़ा सा, मतलब सेल का जो राउंडनेस थी वो क्या होने लगी, थोड़ी सी कैंची की आइसोडायमेट्री इसकी थोड़ी थोड़ी खत्म होना शुरू हो जाएगी, बात क्लियर है ना। भाई खाएगी पिएगी जगह ज़्यादा से ज़्यादा घेरना शुरू करेगी ना, जैसे कभी आप लोग बैठे अलीगढ़ वाली स्कूल वाली शटल जो जाती है उसमें जहाँ कौन सा मिल गया उसके अंदर ही घुस करके बैठ जाता है, होता है ना, कोई स्पेस वगैरह छूटता ही नहीं कहीं, किसी को इतना सा कॉर्नर मिल जाएगा उसमें भी जाके बैठने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्पेस नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए, है ना, सेल्स का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या जहाँ भी स्पेस मिल रहा है वहाँ से कवर करेगी, मतलब ये हुआ इंटरसेलुलर स्पेस एज कंपेयर टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल गेट इन डिक्रीज, होगा ना। प्रोटोप्लाज्म भी लिविंग है, एक्टिव है, सब कुछ है। दूसरा बताया आपने, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉलेनकाइमा, ऐसे है ना, कॉलेनकाइमा बिल्कुल ऐसा मान चले कि इसमें सेकेंडरी वॉल बनने लगी, तो सेकेंडरी वॉल बनी है तो अल्टीमेटली क्या हुआ, थिकनेस बढ़ गई ना। प्रोटोप्लाज्म यहाँ भी लगभग लिविंग है लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंपैरेटिवली स्लो होने लगी है, बुढ़ापा आने लगा है, हरकतें कम, क्लियर। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस में डिपोजिशन हो जाएगा, बताएं कभी आपको, है ना, कुछ मटेरियल है जो उसमें डिपोजिट होने लगे, यानी मजबूती उसकी बढ़ने शुरू हो गई। तीसरा जो लेके चलते हैं, इट इज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, तो स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तो जीवन का अंतिम समय आ चुका है सेल्स का, भाई सेल वॉल इतनी मोटी हो गई है कि बस बचा ही कुछ नहीं है। मतलब क्या हुआ, अब इस कमरे को मैंने बहुत मजबूत बनाना है, दीवारें बढ़ाता चला गया तो अंदर का स्पेस तो खत्म हो गया ना, तो जिस काम के लिए रूम बनाया गया वो काम तो खत्म हो गया, हाँ मजबूत हो गया, रूम बन गई, इसकी अलग बात है। ओके मतलब ये हुआ कि सेल वॉल की नॉर्मली 3 लेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो टर्शरी वॉल भी यहाँ पर बन जाएगी, बस इसमें क्या रहेगा, जो इसका जो ल्यूमन जो होता है सेलुलर ल्यूमन खत्म हो जाएगा, ये डेड सेल, मालूम है ना, डिटेल में लेंगे, वापस आते हैं। अब पैरेन्काइमा में जो कॉमन कंडीशंस रही, कैरेक्टरिस्टिक्स रही, उसके अलावा इन्होंने बात किया कि भाई होता ये है कि ये एज पर द रिक्वायरमेंट अलग अलग प्लांट्स में ये स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, बताइए अभी संजय सर आज मुझे काम किया ना, तब बताइएगा, मुझे कोई नहीं, जैसा आपको करें, ठीक है सर, कोई बार बता दो कि ऐसा क्या है, ठीक है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब फ्री। अरे हाँ, पैरेन्काइमा की बात करें तो
अब यहाँ पर जो स्पेशल मॉडिफिकेशंस होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट वो हम लोग लेते चलेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इतना जरूर है कि पैरेन्काइमा बहुत सॉफ्ट टिश्यूज हुए, हाँ, तो प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं उनमें होगा, जैसे नॉर्मली लीफ है, पेटल्स हैं, ओके, या और जो भी पार्ट्स हो सकते हैं जैसे जो सेल्स हैं, कॉर्टेक्सी सेल्स हैं, कुछ और हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर इनके बीच में क्या हो गया, क्लोरोफिल डेवलप हो गया, तो इसे क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, मालूम है ना, क्लोरोफिल डेवलप होना शुरू हो गया, अच्छी बात है। अब इसने कहा कि इसके बीच में अगर एयर स्पेस डेवलप हो गया तो इसको क्या कहते हैं, एरेनकाइमा बोल देते हैं, होता है ना, यस। इसी तरह से यहाँ पर इसके जो और मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, एक अगर प्रोजेनकाइमा हो सकता है, प्रोजेनकाइमा हो सकता है, ओके। कुछ डिपोजिशन हो सकते हैं जिन्हें हम लोग इडियोप्लास्ट कह देते हैं, वो हो सकते हैं। अब जरा मोटी बात जरा से ध्यान दीजिए, पहली चीज तो आएगा दैट इज द क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोरोफिल कंटेंट डेवलप हो गया है, तो क्लोरोफिल कंटेंट है तो किस में होगा, लीव्स में होगा, यस। अब अच्छा ठीक, अब मेजर चीज जो है उस पर ध्यान दो, मायने भाई ऐसा है कि आपने दो तरह की लीव्स पढ़ी होगी छोटी क्लासेस, मतलब इनिशियल क्लासेस में 11th-12th में। आपने कहा कि एक होती है डाइकॉट लीफ और दूसरी जिसको हम लोग बात कर रहे हैं मोनोकॉट, ऐसे ही ना। आप कहना शुरू करते हैं कि डाइकॉट लीफ डोर्सिवेंट्रल है, ये वो सब मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, वो लोग पीछे है। मेरा मतलब यह कहने का कि अगर हम लोग डाइकॉट लीफ की स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर क्या है, ये सारे एपिडर्मल की सेल्स है, ऐसे ही ना, ये ऊपर की सेल्स हो गई, ये नीचे की सेल्स हो गई, ऐसे ही ना, और नीचे की सेल्स में पीछे क्या मिल जाएंगे, स्टोमेटा मिल जाते हैं, होता है ना, ये सारी स्ट्रक्चर्स होंगी। पीछे मान लो वेस्कुलर टिश्यू मिल गया, मालूम है। अब जरूरी बात क्या है, यहाँ इसके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, पैलिशेड, तो इनको हम लोग बोलते हैं पैलिशेड। एक और, अगर ये खंबे की जैसी है, बस में है ना, इनको क्या बोलते हैं, पैलिशेड बोल देते हैं, है ना। सब क्लोरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ, तो एक खंबे की तरह से लगी हुई है तो इसको बोल देते हैं हम लोग पैलिशेड पैरेन्काइमा, ऐसे ना। अब क्या होगा, इसमें नीचे की तरफ जो सेल्स होंगी ये क्या होंगी, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लगभग एरेनकाइमा जैसे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। मतलब क्या हुआ, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसे है ना। बिकॉज़ ऑफ व्हाट, क्यों, क्योंकि नीचे से उसको हवा भी तो आनी है, हवा भी तो कहीं ऊपर की सेल्स तक पहुंचेगी। ऊपर से तो एकदम एयरटाइट है, एपिडर्मिस है, इसके ऊपर भी क्या है, क्यूटिकल लगा दी आपने, वैक्सी कोटिंग कर दी है, कुछ काम ही नहीं होना है वैसे तो, है ना। एयर का जो एक्सचेंज है वो कहां से होगा, नीचे से होगा। मेरा मतलब ये हुआ कहने का, इन केस ऑफ द डाइकॉट्स द लीफ या जो टिश्यू है, पैरेन्काइमेटल टिश्यू इन द लीफ इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, अपर वन व्हिच इज कॉल्ड एज द पैलिशेड पैरेन्काइमा, और नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मेरी बात क्लियर है ना, ओके। अच्छा है वही क्लोरेन्काइमा। दूसरी बात हमने बताया मोनोकॉट के केस में क्या होता है, मोनोकॉट ने कहा कि भाई ये तो समस्या ऐसी है कि जैसी सेल्स नीचे की वैसी ऊपर की, मायने स्टोमेटा इसमें ऊपर भी होंगे, मालूम है ना, स्टोमेटा के बीच में क्यूटिकल वगैरह होती है, हमें क्या करना उसमें। लेकिन मेन चीज था कि एरेशन जो है दोनों जगह रिक्वायर्ड है, क्लियर है ना, हवा का एक्सचेंज दोनों जगह पर होना ही होना है। अच्छा लुक हियर, अब यहां पर क्या होगा, यस ठीक है ना, इसके बीच में हम लोग बात करेंगे, यहाँ क्या है, सब होता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जरूरी बात वेस्कुलर टिश्यू है, हाँ वेस्कुलर टिश्यू है, यहाँ पर पैलिशेड जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता। मतलब आप ये मान चले कि भाई ऊपर भी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और नीचे भी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, क्योंकि हवा तो भाई ऊपर से भी आनी है, नीचे से भी आना है। कंपैरेटिवली ऐसे कहते हैं कि जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली टू द डाइकॉट प्लांट्स ज्यादा अच्छे फोटोसिंथेसाइजर्स हैं। क्यों, सीधी सी बात है, इनका मकान बढ़िया बना हुआ है, इसमें दोनों तरफ से हवा आ सकती है, बात क्लियर है ना, रोशनी भी दोनों तरफ से मिल सकती है इनको। और कुछ एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस ऐसे होते हैं कि ज्यादा हीट में आराम से सर्वाइव कर जाएंगे, बात क्लियर है ना। अभी जब जियोलॉजिकल एवोल्यूशन आप लोग पढ़ के चलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो उसमें आप देखते हैं कि दौर जैसे जैसे बदला, ठंडे टाइम थे तो जुलूस पर हुआ करते थे, आइस एज जब हुआ कर इंसान को मतलब ही नहीं था होने का। उसके बाद में क्या हुआ, इस तरह के प्लांट्स डेवलप रहे। लेकिन जैसे जैसे पर्वत पिघलना शुरू हुए, रिवर्स वगैरह बनने शुरू हुई, माउंटेन्स वगैरह जो है
ओके। और जब से इंसान का मतलब मैमल्स वगैरह ये सब डेवलप होने शुरू हुए, खासतौर से ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, तब से क्या हुआ, मोनोकॉट्स में भी कौन से ग्रासेस डेवलप होने शुरू हुए। बात क्लियर है ना? सबसे एडवांस अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में, कौन? अपन लोग, ऐसे है ना? और कभी ये पूछे तो ऐसे मत करना कि सबसे ज्यादा एडवांस कौन, बोले तो सर एनिमल्स में। ओके, एनिमल्स का मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे? ग्रासेस। मोनोकॉट्स में कौन से? ग्रासेस। सो दीज आर द बेस्ट फोटोसिंथेसाइजर्स। मेरा मतलब कहने का यहाँ पर जो है वो ये है कि हम इनको जो है कुल मिलाकर के हम लोग कह देते हैं क्या? These are called mesophyll cells, which are not differentiated into the palisade parenchyma and spongy parenchyma. बात क्लियर है ना? ओके, चलिए। अच्छा, अब तो बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है पेरेंकाइमा के केस में, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, अलग बात है। एरेनकाइमा कहाँ होगी? जहां भाई एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। एयर स्पेस कहाँ चाहिए? जहां पर बुओयंसी चाहिए, मतलब प्लावकता चाहिए। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स के साथ में समस्या यह है कि भाई जितनी एयर वो भर सकते हैं अपने अंदर उतनी भर लेते हैं, बाकी पानी के अंदर घुस करके एयर तो जाएगी नहीं कभी। समझ रहे ना बात को? सरफेस पर हो चाहे कैसे भी रहे हो। दूसरा दिक्कत यह है कि उसमें स्टोमेटा अगर होंगे भी थोड़े बहुत तो अपर सरफेस पे होंगे, नीचे वाली सरफेस पे हमेशा होते नहीं। कारण क्या है? नीचे वाला पानी घुस जाएगा। दिक्कत है कि नहीं है? तो अपने टिश्यूज के बीच में ही ऐसा डेवलपमेंट करते हैं वो लोग कि उनके टिश्यू इस तरह से इससे भी ज्यादा स्पॉन्जी होंगे, और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा? उनके बीच में एयर स्पेस बन जाएंगी, बड़ी बड़ी एयर कैविटीज बन जाएंगी। अब उसके देखिए दो फायदे हैं। एक, अंदर एयर ऑलरेडी है सेल्स के पास। दूसरी एक और बात है कि जो आपको पढ़ते हैं ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने 7th क्लास में, तो उसके बीच में हाँ बायोंसी जो आ जाएगी, प्लावकता जो आ जाएगी, तो उनको इजीली फ्लोट करने में हेल्प मिलेगी। बात क्लियर है ना? तो ये कहाँ डेवलप करेंगी? एरेनकाइमा, वहां पर आ जाएगी। अच्छा, अभी मैं बात कर रहा था अबाउट द प्रोजेनकाइमा, लिखा है ना? प्रोजेनकाइमा जो हम लोग बात करेंगे कि अगर ये पैलिशेड टाइप के सेल्स है, लेकिन इनके जो एंड्स हैं राउंडेड ना होकर के टेपरिंग टाइप के हैं, ठीक है ना, पॉइंटेड टाइप के हैं, so these are called प्रोजेनकाइमा। ओके, एक इडियोब्लास्ट के बारे में बात कर रहा था, तो यहां कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ द डिपोजिशंस आर फाउंड। द डिपोजिशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल्स इज फाउंड इन बिटवीन द पैरेन्काइमेटल सेल्स, एंड जैसे इसमें एग्जांपल लिया जिसको हम इडियोब्लास्ट बोल देते हैं। अब ये डिपोजिशन में सीक्रेशंस जो होंगे डिसॉल्व होकर बनाए, चाहे कैसे भी बनाए, यानी प्रोडक्ट ऑफ द एक्सक्रीशन या सीक्रेशन जो बनना चाहे, जैसे रेजिन है, जैसे गम है, जैसे तारपीन है, जैसे कुछ अल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द सीक्रेशंस जो इससे रिलेटेड में था वो अलग चीजें हम बता रहे थे, जो सीक्रेशंस या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्स प्रोडक्ट्स। ओके ओके, सो दीज आर कॉल्ड इडियोब्लास्ट। अलग तरह की सेल्स होती है, तो इस तरह का फॉर्मेशन करेंगे। छोड़िएगा, तो ये कुल मिलाकर के हम लोग बात किए इसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में एक जरूरी बात तो ये निकल कर क्या है कि भाई ये भी कैसी है? लिविंग सेल्स है, बट कैसी होगी? थिन वॉल। हालांकि इनके अंदर सेकेंडरी वॉल जैसी स्ट्रक्चर बन चुकी है ना? अब बहुत जरूरी जो चीज आती है, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इसके अंदर पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, यस, ये थोड़ा याद रखना, पैक्टिन है, सुबेरिन है, और कई तरह के केमिकल्स आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन सा डिपोजिशन किसके केस में रहेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, हेमिसेलुलोज हो सकता है ना, पैक्टिन हो सकता है, इनका डिपोजिशन हो गया। तो मतलब ये हुआ कि भाई इंटरसेलुलर स्पेस खाली नहीं बचा। ये आपने बताया कि भाई ठीक है, ये सेल थी, ये सेल थी, ये सेल थी, अब इसके बीच का जो स्पेस बचा, इस स्पेस के बीच में क्या था? मटेरियल भर दिया आपने, पैक्टिन वगैरह, अब कहाँ हवा करोगे? क्लियर है ना? लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि इनमें थोड़ी सी मजबूती आ गई, है ना? तो क्या हुआ? स्लाइटली टफ टिश्यूज जो हुए, वहां पर इस तरह की सेल्स का डिपोजिशन हो जाएगा, जैसे कि हाइपोडर्मिस की सेल्स जो होती है उनके अंदर। अच्छा, अब यहां हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे प्लांट्स जो क्लाइंबर नेचर के हुए, खासतौर से डाइकॉट्स में। सो इट इज वेरी कॉमन इन केस ऑफ द डाइकॉट क्लाइंबर स्टेम, यस, बट इट इज ऑलवेज एब्सेंट इन केस ऑफ द रूट्स एंड मोनोकॉट्स, याद रखना। ठीक है, चलिए, बाकी डिपेंड करता है इसका किस तरह का डिपोजिशन हो सकता है। जैसे प्लेट टाइप ऑफ कोलेनकाइमेटस डिपोजिशन हो सकता है,
इसके अलावा एंगुलर हो सकता है, लैक्यूनल हो सकता है। लैक्यूना मतलब कुछ सेल्स डिसॉल्व हो जाती है, उनके बीच में कुछ कैविटीज बन जाती है जिन्हें हम लोग लैक्यूना कह देते हैं। ओके, आपके अलीगढ़ की भाषा में बोलते हैं ना लैक्यूना लगा दी, कुछ जबरदस्ती पूछ लगा दी, ठीक। लैक्यूना का मतलब बीच में कुछ दो तरह की कैविटी बनती है। बात समझ लें, आपने कहा कि लगातार बना हुआ स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली, यस, यहाँ पर कुछ सेल्स डिसॉल्व हो जाए, इसको लाइसोजिनस कैविटी बोलते हैं हम लोग। कुछ सेल्स डिसॉल्व हो गई, उनके डिसॉल्व होने से बीच में स्पेस बन गया, या ये हो सकता है कि भाई वो अपने आपस में एडजस्ट हो गई, इसके बीच में नॉन स्पेस बना दिया। इसको लाइसोजिनस और साइजोजिनस दो तरह की कैविटी बोलते हैं, क्लियर। तो मेरा मिलाकर के बात ये हुई यहाँ पर कि इनके बीच में अलग अलग टाइप के लैक्यूनास बन जाते हैं, यस। अच्छा, तो उसको क्या है, लैक्यूनास वो बोल देंगे। और खास तौर से जैसे आपने 12th क्लास में अगर प्रैक्टिकल्स आपके दौर में डेफिनेटली शायद रहे हो, तो कभी 3 साल से कोरोना ने कुछ नहीं करने दिया। ओके, बड़ा अहिंसक प्राणी है कोरोना, वो कहता है कोई पढ़ाई नहीं, ठीक, कोई प्रैक्टिकल्स नहीं, कोई डिसेक्शन नहीं, कोई सेक्शन कटिंग नहीं। एनीहाउ, मेरा मतलब यह है कि हम लोग जो है डाइकॉट में कद्दू का स्टैम्प काट करके देखते थे स्लाइड्स में, है ना, बहुत कॉमन रहता था, एग्जाम्स में बहुत पूछते थे उसके बारे में। तो वहां पर क्या देखेंगे, वहां पर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। ओके, खैर, सो दीज आर द डिपोजिशंस ऑफ द कोलेनकाइमा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, तीसरी जो सेल्स है, दीज आर द स्क्लेरोकाइमेटल सेल्स। जरूरी बात यह है कि दीज आर द डेड सेल्स। अब तक ये दोनों कैसे थी, लिविंग थी, नंबर 1। अब यहां पर क्या है, थिक वॉल सेल्स है, यस। यहां पर जब डेड हो गई तो सारी कहानी खत्म हो गई, कोई लिविंग साइटोप्लाज्म होगा नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म एक्टिव होगा नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा नहीं होगा, वो तो यहां भी नहीं था। लेकिन यहां पर जो डिपोजिशन था वो किसका था, पैक्टिन का था। और यहां जो होगा इट विल बी इसका लिग्निन का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर है ना। लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो मजबूती और ज्यादा बढ़ गई, यस। अच्छा, सेल की हम लोग जहां बात कर रहे थे भाई बिल्कुल बेकार हो चुकी है, तो इसका मतलब है बिल्कुल कोने तक की जगह भर ली, तो यानी कि एंगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है ना। मतलब यहां पर सेल को गोल गोल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर कोलेनकाइमा होती तो इस तरह बना देते। अगर हम लोग स्क्लेरोकाइमा बनाएंगे तो हमेशा सेल्स को कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे क्योंकि बीच का कोई स्पेस बचेगा, हमारा है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हुए, ओके। और बीच का कोई स्पेस रहा होगा भर दिया होगा, कोई जगह नहीं बची कहीं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, इनको इस तरह से कर देते हैं, भैया कुछ बचने का चांस ही नहीं है, ओके। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जरूरी याद रखना कि जो डिपोजिशन होता है इट इज ऑफ लिग्निन। इसके अलावा इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में पिट्स वगैरह बन जाएंगे, सेल्स के बीच में पिट्स बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ, रास्ता बनकर चला, पास करना है मटेरियल को। ल्यूमन तो कोई खास बचा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ गया, इसके साथ में ये है, भैया इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, अल्टीमेटली ऐसे ऐसे करके ट्रांसफर कर लेंगे, भाई क्या दिक्कत है, लेटरल कंडक्शन, ओके। चलिए, तो इस तरह से ये क्या हुआ, स्क्लेरोकाइमा हुआ। और स्क्लेरोकाइमा कहाँ मिलेगी, अल्टीमेटली जहां बहुत टफ टिश्यू की जरूरत है वहां पर मिलेगी, यस। जैसे सीड कोट है, यस, जैसे नारियल के अपने पर है ना रेशे जो होते हैं, कॉयर फाइबर्स है, चाहे वो जाइलम के फाइबर्स हो, यही सारी स्ट्रक्चर्स मॉडिफाइड होकर के इनका फॉर्मेशन करते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी आप पढ़ेंगे कि इन्हीं से मिलकर के बने हुए सारे, यानी कि स्क्लेरोकाइमा के कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ पैरेन्काइमा के पार्ट्स होंगे, ओके। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि स्क्लेरोकाइमा सेल्स में लिग्निन का डिपोजिशन है। दूसरा, हम इनको बेसिकली दो में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कुछ स्क्लेरॉइड्स होती हैं जो राउंडेड शेप की होंगी ऑलमोस्ट, और कुछ फाइबरस नेचर की होती है, हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब फाइबर्स जो बन जाएंगे स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स बन जाएंगे, बात क्लियर है। अच्छा, अभी मैं बताया स्क्लेरॉइड्स हैं, तो स्क्लेरॉइड्स भी कई तरह के बन जाएंगे, जैसे आप समझ रहे, मैं बताया यहाँ पर है दो तरह का बताया, एक तो था स्क्लेरॉइड्स, ओके, और तीसरा लेके चलते हैं स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर्स, ओके। स्क्लेरॉइड्स जो है इनको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे एक आता है आपका इट इज कॉल्ड ब्रैकिस्क्लेरॉइड्स, पता है ना, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोन सेल्स भी कह देते हैं, ठीक है ना। बस केवल इतना दिमाग में रखना कि हाँ नाम से पता लगा स्टोन है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट तो होंगे नहीं, पत्थर दिल नहीं, मतलब बहुत ज्यादा स्टोन का मतलब ये है कि बहुत टफ सेल्स है, ओके, राउंडेड सेल्स है, एंड दीज आर वेरी कॉमन अमंग द, कहां पर
अभी हम लोग बात कर रहे थे कॉयर वाले केस में। या बड़ा अच्छा से कहता है आप चीकू आते हैं खाते हैं? यस सर। बिल्कुल, मैं कौन सा खिलाएंगे आपको। हमारा मतलब ये है, सिंपल कहता है द ग्रिटीनेस इन केस ऑफ दिस एक्रा सपोता, नाम है चीकू का, वैसे इंग्लिश में सपोता बोल देते हैं उसको। ओके, पूरा जो नाम है उसका नाम एक्रा सपोता है। तो सपोता के केस में, चीकू के केस में, या एप्पल की सिस्टर होती है ना छोटी वाली, क्या नाम है, नाम बड़ा खतरनाक होता है, सेहत बहुत अच्छी है, खाना चाहिए सेहत के लिए, नाशपाती, पियर। पियर के अंदर भी ग्रिटीनेस महसूस होती है आपको, क्लियर है ना। तो सब जो होगी किसकी वजह से होगी, यहाँ तो ऑप्शन यहाँ स्टेरॉइड का है, वो भी सही है, स्टेरॉइड्स है, बहुत तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, याद रखिए, ब्रैकिस्टेरॉइड्स है ना। दूसरा वो बात करता है जिसको कहता है एस्ट्रोस्क्लेरॉइड्स। एस्ट्रा का मतलब ही जहां पे ये क्या रहता है, स्टार शेप से मतलब है ना, लगभग कुछ भी एंगुलर स्ट्रक्चर अगर बनी हुई है तो उसको क्या बोल देगा, वो एस्ट्रोस्क्लेरॉइड्स बोल देगा। एस्ट्रोस्क्लेरॉइड्स के केस में जैसे आप कह सकते हैं कि दीज आर वेरी कॉमन, मतलब बेसिकली क्या है, दीज आर द डिपोजिशन ऑफ द मिनरल्स, है ना, एंड दीज आर, जैसे रेफरेंस वगैरह बात करेंगे आप लोग, सो दीज आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ द ज़ीरोफाइट्स, क्लियर है ना। जैसे मैं बात कर रहा था अभी आपको, रेफ्लेक्स वगैरह रहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट लेके चलते हैं, एक और मॉडिफिकेशन आपको आता है जिन्हें बोलते हैं मैक्रोस्क्लेरॉइड्स। क्या बोलते हैं, मैक्रोस्क्लेरॉइड। मैक्रो मतलब भी नाम से बड़ा है, और स्क्लेरॉइड्स मतलब स्मॉल सेल्स है। ओके, तो ये क्या है, थोड़े से इलोंगेटेड नेचर के हो जाते हैं बस, ठीक है ना, लार्ज साइज होंगे, इलोंगेटेड होंगे, बस जरूरी जो बात है वो क्या है कि ये भी क्या है, टफ टाइप के टिश्यूज हैं, एंड दीज आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ द सीड कोट। याद रखना, कहाँ, सीड कोट। और सीड कोट में भी अगर हम बात करें तो दालों का छिलका जब हम बात करेंगे ना, कंपैरेटिवली काफी टफ रहता है, सो दीज आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ द सीड कोट ऑफ व्हाट, पल्सेस, है ना। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनके लिए। अच्छा, एक और आता है, अब उसके जैसे बनेगा आपका, जिन्हें हम लोग क्रॉप सेल्स कहते हैं, इसको कहते हैं ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स। ऑस्टियो मतलब किससे हुआ, हड्डियों से हुआ ना, हड्डियां कैसी मजबूत है ना, यानी उनका जो डिपोजिशन है कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि अंदर से बोन का सेक्शन रहा हो। तो ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स जो हुए, दीज आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ द हाइपोडर्मिस ऑफ द सीड्स और द स्टेम। ओके, सॉरी, फ्रूट्स का। ओके, चलिए छोड़िएगा, और भी होते हैं, ट्राइकोस्क्लेरॉइड्स हैं, कुछ और भी हैं, इन सबको बताइए, आगे आ जाइए फटाफट। एक आता है ट्राइकोस्क्लेरॉइड्स, उसके बाद में ट्राइकोस्क्लेरॉइड्स। ट्राइको का मतलब किससे होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे है ना। बस यहाँ पर ये सेल्स हैं, इनके बीच में क्या रहेगा, ये काफी जाकर के ब्रांच हो जाती है स्ट्रक्चर्स। मेरी बात क्लियर है ना, अरे बात क्लियर है मेरी, ये क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर हो जाती है। तो जब स्क्लेरॉइड्स ब्रांच अगर नेचर के हो गए तो इनको हम लोग ट्राइकोस्क्लेरॉइड्स कहते थे, और कोई ऐसी खास कहानी नहीं है। छोड़िए, आगे पहुंचते हैं। आपसे बताया स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दो बताया ना आपको, तो आपका स्क्लेरॉइड्स ये था, और दूसरा बात करें तो हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के बारे में। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, टेपरिंग एंड होगा, पॉइंटेड होंगे, तकुआ तकु जानते हैं, स्पिंडल शेप होंगे, नुकीले होंगे दोनों तरफ से, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। ओके, काम इनका क्या हो सकता है भाई, सोचो जरा, रस्सी है किस लिए, मजबूती के लिए, तो फाइबर्स जहां भी होंगे वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है ना। अब चाहे वो जाइलम में रहे हो, चाहे वो फ्लोएम में रहे हो, ओके, या कहीं भी रहे हो। चलिए, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को। यहां पर ये हो गया, कार्य समझा, यहां बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। मैंने इसलिए बताया इसको because of what the complex tissues are made up of more than one type of the cells, मतलब more than one type of the components are found in case of these tissues। इनको बेसिकली हम लोग वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यू में दो तरह के होते हैं, मालूम है आपको, कौन कौन से, एक जाइलम और एक फ्लोएम। यस, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम सिंपल एलिमेंट्स है, मालूम है आपको, काम क्या रहेगा, कंडक्शन रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली जरूरी जो चीज है फटाफट आते हैं। आपने कहा 4 कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज जाइलम पैरेन्काइमा, कोई बड़ी चीज नहीं है, इट इज ट्रैकिएट्स, इसके अलावा वसल्स, और लास्ट में दीज आर द जाइलम फाइबर्स। मैंने बताया, देखिए यहाँ पैरेन्काइमा आ गई, इसी का मॉडिफिकेशन है,
और यहाँ पर बात किया जाइलम फाइबर्स है मॉडिफिकेशन। क्लियर है ना? ये सब हुए, कहने वाली बात नहीं है। हाँ, अब इससे रिलेटेड अब हमें पकड़ना है नीट को। मतलब ये तो सिंपल 11th-12th की बातें हैं, या उससे छोटी क्लास में पढ़ लिया होगा। अब नीट लेवल लेके चलते हैं। देखिए, अभी मैं आपसे बताया था कि जाइलम को हम लोग चाहे तो दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है प्राइमरी जाइलम और दूसरा होता है सेकेंडरी जाइलम। ऐसे है ना? बेसिकली याद रखिएगा, नॉर्मली ये दो या कभी-कभी ये तीन टिश्यू अगर होते हैं, वैसे नॉर्मली तीसरा नहीं होता है, पैरेन्काइमा और ट्रैकिट्स वगैरह, ये जो है दीज आर कॉल्ड प्राइमरी जाइलम टिश्यूज, है ना? इसके अलावा हम लोग बात करें इनके बारे में, ये मिलकर कहते हैं दीज आर डेवलप्ड इन केस ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, है ना? अब प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम क्या है, या एक टर्म आप आगे और पढ़ेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम का मतलब हुआ आज हाँ एक और समझ, प्राइमरी जाइलम को हम लोग फिर से डिवाइड कर देते हैं दो में, याद रखना कैसे। इसको आप ऐसे कह देते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, यस, एक होता है मेटाजाइलम, ठीक है ना? मायने क्या हुआ, अगर हम वैस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपने कहा कि मान लो ठीक है ये है, केवल हम लोग जाइलम के बारे में बात, ठीक है ना? अब देखिए ये पहले बना होगा, ऐसे है ना? ये वाला स्ट्रक्चर कब बना होगा, लेट बना होगा, ऐसे है ना? मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ, जो पहले बना है वो छोटा है, जो बाद में बना है वो बड़ा हो गया बस। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेटाजाइलम वाला एरिया है वो क्या होगी, लार्ज सेल्स है, इलोंगेटेड सेल्स है, लार्ज। तो अल्टीमेटली इनके अंदर हम लोग बात कर रहे थे नीचे की तरफ, क्या होगा कि इनके अंदर मेटाजाइलम के केस में ये मैं बताया था ना कि आपको ये बड़ी वाली जो वेसल्स वगैरह है ये ज्यादा होंगी, फाइबर ज्यादा होंगे, लेकिन प्रोटोजाइलम के केस में क्या रहेगा, छोटी छोटी सी सेल्स जो है वो ज्यादा होंगी, यंग सेल्स है। प्रोटोजाइलम का मतलब अभी पीछे मेरिस्टेमेटिक बात कर रहे थे ना, प्राइमरी टाइप का जो टिश्यू डेवलप हो रहा होगा, ओके? तो प्रोटो और मेटाजाइलम क्या हुआ, ये क्लियर हो गया आपको? यस, प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम क्या हुआ, ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और पकड़ते हैं हम लोग कभी-कभी इनको कहते हैं एक्सार्क और एंडार्च कंडीशन। यस, अभी जैसे आपने कहा कि मान लीजिए ये एक सेक्शन है और मैंने कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ रूट के केस में, तो आप रूट के केस में कैसे रेडियल होते हैं, ये आपने कहा ये कंडीशन है, ऐसे है ना? ओके, ये मैंने केवल क्या बनाया है, जाइलम एलिमेंट्स हैं। एंडार्च, अब इसको क्या एक्सार्च बोलेंगे आप लोग, क्या एंडार्च बोलेंगे? कुछ नहीं है, क्यों नहीं? इसे क्या बोलेंगे, एक्स आर्क, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। और स्टेम के केस में मैं कहता हूँ, मान लीजिए एक सेक्शन है, स्टेम के केस में मान लीजिए ये वेस्कुलर बंडल है सपोज, और इतना तो है कि यही हिस्सा इसका है, ये वाला जाइलम है। अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्यों? मैं तो जब छोटा था अपना दिमाग अपना फार्मूला बनाते हैं, तो इतना दिमाग में याद नहीं रहती चीजें, हम कह देते भाई सीधी सी बात है, ये क्या है, प्रोटो पहले इसमें छोटा सा यहाँ पर है, बड़ा वाला यहाँ पर है, ऐसे है ना? तो एक एंड कहाँ होगा, बड़े की तरफ ना। अगर ये आर्क की तरफ एंड हो रहा है तो मैं इसको एंड आर्क याद कर लेता था, समझ रहे हैं ना? और ये एक्स माने अपोजिट होता है, अगर ये आर्क के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको हम लोग कह देते थे इट इज द एक्स आर्क, ऐसे है ना? तो नॉर्मली इतना याद रखिएगा, रूट टाइप के जितने भी टिश्यूज होंगे वो कैसे होंगे, एक्स आर्क नेचर के होंगे। और यहाँ जो हम लोग बात कर रहे थे क्या है, एंडार्क कहता है एंडार्क नेचर के होंगे, इनकेस होता है स्टेम, हो गया। अब एक मिजाज कंडीशन भी बनती है, ध्यान आपको साइकस वगैरह में जब लोग पढ़ेंगे, देखिए इफ यू फाइंड एनी स्ट्रक्चर व्हिच इज इन बिटवीन द स्टेम एंड द रूट, जैसे राइजोफोर पढ़ा है, सेलेजिनेला रूपेस्ट्रिस टेरिडोफाइट्स में राइजोफोर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनी जो राइजोम जैसी स्ट्रक्चर है, फर्न पढ़े आप लोगों ने ना, फर्न के केस में आप बनता है नीचे की तरफ क्या है, उसका पैरेलल जमीन के प्रोस्टेट, उसका जो राइजोम ग्रो करेगा, उसके नीचे की तरफ रूट्स निकलेंगे, ऊपर की तरफ नीचे लीव्स निकलती रहेंगी, वाइल कर होता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोल देते हैं। जब राइजोम का सेक्शन काट के लेके चलेंगे तो कंडीशन थोड़ी सी अलग दोनों के बीच की होगी। यस, या साइकस को थोड़ा सा ध्यान करो, साइकस में जो उसका लीफलेट्स वगैरह बनते हैं, बीच में रैकिस होता है, लमाइने वगैरह काटते हैं ना, तो वहां आप बात करते हैं मिजाज कंडीशन बनके चलती है रूट से ऊपर की तरफ, बीच की मिडिल स्टेज है, छोड़ो। तो अभी मैंने हाँ एक चीज और था, जाइलम को एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द हेड्रॉन, मालूम है ना? याद रखना। और फ्लोएम को एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं लेप्टोन। ओके,
जब मैं आपको अभी वेस्कुलर बंडल्स बताऊंगा, उससे अगले कल ही शायद हो पाएगा, तो वेस्कुलर बंडल बताऊंगा लेप्टोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक, इसका मतलब ये है वो नए नए नाम रख देगा, बाकी मतलब सब वही है। माने जहां जाइलम से रिलेटेड इश्यूज है हम फ्लोएम को लेप्टोन भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको हेड्रोन यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और तो खास ऐसी चीज नहीं है। मैंने प्राइमरी जाइलम बताया आपको, प्राइमरी जाइलम के दो टाइप बताए, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, आप अच्छी तरह से समझ गए। इसके अलावा बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है। अच्छा हाँ, बाकी रेडियल डिफरेंशिएशन और याद रखना कि सिंपल टाइप के सेल्स हैं उनमें रेडियल डिफरेंशिएशन प्रोटोजाइलम के केस में नहीं होगा, जबकि हम बात करें सेकेंडरी जाइलम जो होता है प्राइमरी के केस में नहीं होगा, सेकेंडरी जाइलम के केस में रेडियल डिफरेंशिएशन जरूर होगा लेटर। ओके, सेकेंडरी जो होते हैं इनको हम लोग एक्सेल या रे टाइप के दो मान सकते हैं, यानी जाइलम की रेज वगैरह बन सकती है। ओके ओके, छोड़ो आगे हम लोग बात कर रहे थे इसकी जो टिश्यूज है वर्बली समझते हैं, क्योंकि खत्म करना है इसको आज भी। और हमने कहा कि इसके चार तरह के टिश्यूज हैं। पैरेन्काइमा तो पैरेन्काइमा है, सिंपल सी है, मतलब बिल्कुल यंग जो बन के चलेगा जाइलम एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसके बाद में प्राइमरी टाइप के टिश्यूज वहां पर क्या होगा, पैरेन्काइमा होगा। डिपेंड करता है, कभी कभी फूड भी स्टोर कर लेता है, थोड़ा बहुत कंडक्शन भी कर देता है, क्लियर है। अच्छा, ये इसका कुछ नॉर्मल फंक्शन रहेगा। इतना जरूर है कि हाँ इसकी सेंस थोड़ी टफ होने लगी, पैरेन्काइमा बनने लगा, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, लिग्निन का थोड़ा डिपोजिशन हो सकता है टफ टिश्यू बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इनके साथ में दूसरे जो इश्यूज है। अच्छा हाँ, एक और चीज समझ लेना, अगर मैं कहता हूँ जाइलम के बारे में थोड़ा सा आइडिया आप रखें वेसल्स और जाइलम उसके बारे में, कि वेसल्स जो होती है इनके अंदर साइज ज्यादा बड़ा होगा, पहली बात क्लियर है ना। वेसल को वैसे भी आपको फिजिक्स जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, वेसल का मतलब एक बड़ा तख्ती से मिलके चलता है, लार्ज वाटर वेसल, ठीक है। वेसल का मतलब बड़ा होता है, तो यानी वेसल साइज ये एंड आप इनके समझ पा रहे हैं कैसे हुए, यस साइज ज्यादा हुआ। बाकी क्या होगा, इनके साथ साथ छोटी छोटी सी क्या होंगी, ये ट्रैकेट्स होंगे। तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं, कंपैरेटिवली छोटे हुए, नंबर एक। दूसरी बात, इनके एंड्स जो होंगे कैसे होंगे, यहाँ देख रहे हैं एक तरह से फ्लैट है, हल्का सा टेपरिंग कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल क्लोज एंड है। ट्रैकेट्स के एंड्स हमेशा क्लोज होते हैं, यस। बाकी के साइड पिट्स नॉर्मली होंगे, ठीक है। अब जरूरी बात जो मैं कहना चाह रहा था, या ट्रैकेट्स में इसमें लीजिएगा, यानी कि वेसल्स के कंपैरेटिवली बहुत सारे ट्रैकेट्स आ जाएंगे, कंडक्शन में दोनों मिलकर के हेल्प करते हैं। ज्यादा पावरफुल चाहिए तो बड़ा बड़ा पंप चलाएंगे आप लोग, ऐसे ही है ना। और छोटा मोटा काम तो टुल्लू कर ही लेगा। टुल्लू जानते हैं, पहले एक ब्रांड आता था, एक वाटर पंप का एक ब्रांड था छोटा सा, उसका नाम ही टुल्लू पंप हुआ करता था, ठीक है ना। अब मुझे मालूम अब आता होगा, अब तो जरूरत नहीं है। खैर, मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि वेसल्स में एक के ऊपर एक दूसरी लगी पड़ी है, यहाँ पर है, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी लगी हुई, इस तरह कंटिन्यूसली चैनल बना हुआ है ना। ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पावर से पानी को ऊपर ले जाएगी, ठीक है ना। यहाँ इनमें क्या होता है, आपको ये कैसे ले जाएंगे, इसके ऊपर अगर दूसरी लगी भी है तो रास्ता तो बंद है इसका। इनके अंदर स्पेशली लेटरल ट्रांजैक्शन होता है, ये बात क्लियर है, वाटर का। अच्छा, बाकी जो चीज आती है, देखिए ट्रैकेट्स ऐसी स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल प्राइमरी नेचर की है। जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम ट्रैकेट्स, ये दो स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं कि इनिशियली हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन में, जहां से भी वेस्कुलर टिश्यू बनने शुरू हुए, इन केस ऑफ द जाइलम, कहां से, ब्रायोफाइटा से, मारेंगे बहुत तेज, टेरिडोफाइटा से, यस, लोग पकड़ने लगे हो। मेरा मतलब ये हुआ कहने का कि टेरिडोफाइटा से, जो ट्रैकियोफाइटा से हम लोग बोले थे, वहां से वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुए शुरू बनने, ऐसे है ना। वहां बिल्कुल सिंपल टाइप की जो टेरिडोफाइट्स हैं, जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, साइलोटोम वगैरह जो थे, राइनिया साइलोटोम पढ़ेंगे आप लोग, तो उनके केस में क्या आएगा, यहाँ बिल्कुल सिंपल टाइप के जो टिश्यूज बने, उनमें पहले क्या बने, आपके पैरेन्काइमा बनेगी, साथ में क्या बनने शुरू हुए, ट्रैकेट्स बनने शुरू हुए। वेसल्स जो है बहुत एडवांस टाइप के जो बन गए, जिम्नोस्पर्म के बाद भी एडवांस टाइप के जिम्नोस्पर्म, है ना। मेरा मतलब कहने का ये हुआ, वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अब आते हैं मजे की बात पर, ठीक है ना। अब यहां पर अभी आपने कहा कि जो वेसल्स वगैरह थी, आपने कहा कि जो फर्न है, सबसे एडवांस टाइप के टेरिडोफाइट कौन से हैं, फर्न तो है, ऐसे है ना। फर्न के अंदर भी क्या होगा, प्राइमरी टाइप के टिश्यूज हो सकते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और ट्रैकेट्स। बहुत रेयर केस कुछ ऐसे ट्री फर्न वगैरह आप लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो बायोडाइवर्सिटी में एक प्लांट किंगडम है उसको मैं किसी दिन दोबारा से लेकर के चले।
काफी बड़ा है, डिटेल में लेना है। तो मतलब डिक्सोनिया वगैरह है जिसको ट्री फंड बोलते हैं, बड़े बड़े साइज के रहते हैं लेकिन होते फंड नहीं है। क्लियर? उनके अंदर क्या है, कभी कभी वेसल्स वगैरह भी कुछ केसेस में रहती है, रेयरली है, कॉमनली नहीं होती। इसके अलावा मैंने बताया इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ऐसे है ना, जिम्नोस्पर्म के केस में क्या होगा, यहाँ भी वेसल्स नहीं होती, इसीलिए हम लोग कहते हैं वेसललेस है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में भी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस अगर आपको ध्यान आ रहा हो, मैं आपको फाइलोजेनी जब क्लासिफिकेशन बताई होगी उस दौरान मैंने बताया होगा कि 3 मेजर ग्रुप्स में हम इसको लेकर के चलते हैं। जैसे आपने कहा एक तो साइक्लिक्स टाइप के होते हैं, मालूम है ना, दूसरे कॉनिफर टाइप के होते हैं, और तीसरा सबसे एडवांस जो होता है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इफेड्रा बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इफेड्रा इस ऑर्डर का नाम है, डिटेल्स भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसका एक और नाम आप पढ़ेंगे, इट इज द नीटेल्स। यस, बहुत जरूरी याद रखना, इसके अंदर 3 प्लांट स्पीशीज को दिमाग में रख लो। जैसे एक तो यहां से पता लग रहा है, इट इज नीटम, नीटम कूला, एक इफेड्रा, यस, और तीसरा जो होता है इट इज द वेलविशिया, वेलविशिया। यस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है वेलविशिया। पहली बात, अपने यहाँ नहीं मिलता, विदेशी है, सीरीज का सम्मान करो, अफ्रीका में मिलता है, ठीक है ना, डिजर्ट में। तीनों जीरोफिटिक नेचर के हैं। नीटम हालांकि ठंडे इलाके में मिलता है, इफेड्रा काफी डिजर्ट वाली कंडीशन में मिला, ओके। और वेलविशिया में क्या रहता है, पूरी जिंदगी केवल 2 पत्तियां होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पत्तियां, और पूरी जिंदगी ये 2 ही पत्तियां एक्सटेंड करती रहती है। बड़ा मजेदार प्लांट है। यस, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे जो किया, इस ग्रुप के अंदर सबसे एडवांस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आते हैं जिनमें जिम्नोस्पर्म के कम और सिंपल सी बात एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर ज्यादा आने लगते हैं। ऐसी तो है, जैसे अपने आप बात करें कि हमारे यहाँ जो श्रीलंका के पास वाले जो स्टेट्स हैं उनके कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो आपसे शक्ल सूरत में कम मिलेंगे, वो श्रीलंकन से ज्यादा मिलेंगे। ऐसी तो है, ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। खैर, मेरी बात समझ लें। तो इवोल्यूशन के व्यू पॉइंट से हम लोग बात करेंगे, नीटेल्स के अंदर वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, ध्यान रखना। वैसे बेसिकली जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इन ग्रुप्स के अंदर क्या है, हल्की हल्की वेसल्स डेवलप होने लगती है। दूसरी बात, फ्लावर जैसे भी स्ट्रक्चर बनने लगती है, ओके। हाँ, फ्रूट जैसी कोई भी नहीं बनाया अपन, लेकिन हाँ फ्लावर और वहां तक तो पहुंच गए। वापस आ जाइए, बहुत जरूरी सवाल, आपने कहा कि द वेसल्स आर द, देखिए आप बात समझिए, आपने कहा इट इज एंजियोस्पर्म, बोलते हैं ना, स्पर्म माने बोलो, सीड, एंजियो माने वेसल्स, ऐसे तो है ना। सो दोज प्लांट हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 फीचर्स, नंबर 1 वेसल्स और सीड्स दोनों हो। जिम्नोस्पर्म में क्या था जी, जिनमें में सीड तो थे लेकिन वेसल्स नहीं, नेक्ड थे, वो सीड को कवर नहीं किया, अलग बात है। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स भी है, ये भी है, बट आपसे पूछा जाता है नेम एनी वेसललेस एंजियोस्पर्म। तो 3 फैमिलीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोट कर ले इसको, इट इज क्या था, टेट्रासेंट्रेसी, इट इज टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, इट इज टेट्रासेंट्रेसी, इट इज ट्रोकोडेंड्रेसी, और एक होती है विंथरेसी। ये 3 रट लेना। यस, हमारे टाइम में तो जो कंपटीशन मतलब थोड़ी सी अपर लेवल की जो चीजें नहीं, मेडिकल से अलग हटके, बॉटनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर? आप लोग भी बस 3 के अलावा चौथी कोई फैमिली है ही नहीं, मान लो, ओके। जैसे मैं आपको क्लासिफिकेशन बताया था ना कि 8 फैमिलीज के नाम बदल गए, पूछेगा तो उन 8 में से पूछेगा, पूछेगा जरूर। तो ऐसे सॉलिड क्वेश्चन को पकड़ के चला। हाँ, चलिए, तो ये सब हमने बात की इसके बारे में, अबाउट द जाइलम वेसल्स एंड द ट्रैकिट्स के बारे में, है ना। बाकी इतना भी है कि वेसल्स देखिए बड़ी चीज है, अपनी बड़े बड़े पाइप्स हैं, तो इनके सिकुड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे ना। आपके गले में तो वाइट पाइप वगैरह रहते हैं, क्या करते हैं मजबूती के लिए, इनके अंदर रिंग डाल देते हैं कार्टिलेज, है कि नहीं है। यहाँ भी क्या होगा, इनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ द डिपोजिशंस हो सकते हैं ट्रैकिट्स वगैरह में, ओके ओके, अलग अलग शेप में हो सकते हैं, देख लीजिए, वो खास चीज नहीं है। अच्छा,
अभी यहाँ हम लोग बात कर रहे थे, वैसे मैं अलग से लेके चलूंगा, जहां पर जाइलम के बारे में बात की वहां पर साथ में बन जाता है। जाइलम को बेसिकली मैच्योर्ड जाइलम जो होता है इसको लोग कहते हैं गुड़। क्या बोलते हैं? गुड़। ठीक है ना? वैसे तो गुड़ जो है सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही लेके चलो, छोड़ो उसको, यहाँ पर नहीं। ये याद दिला देना कि गुड़ मुझे डिटेल में बता देना, ठीक है ना? अदरवाइज मुझे यहाँ पर फिर से सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ानी पड़ेगी आपको, उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो फिर दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। ओके, अच्छा वापस आते हैं कहाँ, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं अबाउट द फ्लोएम के बारे में। ठीक है ना? तो पहली चीज तो आपने ये बताया कि जो अच्छा फ्लोएम फाइबर्स में ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट काम करना है, बाकी ऐसा कुछ मतलब, ठीक है ना? अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम को आपने कहा कि क्या बोलते हैं? लेप्टॉन बोलते हैं, बोल दिया, अच्छी बात है। अब बेसिकली जैसे यहाँ बात कर रहे थे ऐसे इसको लेकर चल रहे हैं, दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, समझ रहे ना? अच्छा, एक टर्म आती है आपसे अक्सर पूछते हैं, इट इज द ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन का मतलब क्या हुआ? देखिए एक बात सुनिए, आपने कहा कि ठीक है साहब ये मेरा बाहर का कोट है ना, फिक्स है। अब यहां मेरी जेब में सॉफ्ट चश्मा मेरा रखा है, टीचर के लिए सबसे सॉफ्ट वही है, ऐसे है ना? अब अल्टीमेटली मेरा एक्सपेंशन होना शुरू होता है, सबसे पहले क्या टूटेगा? ऑब्वियसली। तो मेरा मतलब ये वो कहने का कि इट इज ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, यस, ड्यू टू द कहना चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम, जो उसमें नए नए सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और अंदर का जो सेकेंडरी जाइलम एक्सपेंड करना शुरू करेगा, तो जो सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फ्लोएम है वो बाहर की जो कॉर्क कैम्बियम वाली स्ट्रक्चर्स थी उन सबसे टकरा करके धीरे धीरे करके क्रश हो जाएंगे। तो कॉमनली कोई भी सॉफ्ट टिश्यूज है वो खत्म हो रहा है तो उसको ऑब्लिटरेशन ही बोलेंगे, बट मेजरली वी विल फोकस ऑन द क्रशिंग ऑफ प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है ना? क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम के अंदर भी क्या होगा, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा था, इसके भी चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्लोएम पैरेन्काइमा, दूसरा सीड ट्यूब, तीसरी कंपेनियन शेल और चौथा जो होता है इट इज द फ्लोएम फाइबर्स। ऐसे है ना? सबसे सॉफ्ट कौन? पैरेन्काइमा। ऐसे है ना? सबसे पहले नुकसान कौन उठाएगा? पैरेन्काइमा। प्राइमरी के अंदर क्या होगा? पैरेन्काइमा, मेनली प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है? अब आगे यहाँ लेके चलते हैं कोलेनकाइमा एंड द सीड ट्यूब। अगर मैं सीड ट्यूब के बारे में बात करता हूं, चालनी नलिकाएं, यस, बेसिकली होता क्या है कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें सीड ट्यूब्स फ्लोएम के मेन कंपोनेंट्स हैं। बस कुछ जरूरी चीजें याद रखना भाई, इनमें कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, इन्यूक्लिएटेड होती है स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना? कॉमन है, सबके अंदर मिलेंगे, चाहे प्लांट एंजियोस्पर्म हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म रहे, ठीक है ना? अब बात एक और है, ये आपने कहा होता है ना, ये है आपने कहा कि इस तरह की स्ट्रक्चर मान लीजिएगा, ठीक? यहाँ पर क्या है? लेटरल वॉल में कंडक्शन के लिए पोर्स है इनके बीच में, ठीक है ना? ओके, बस मैंने बीच में क्या है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स वगैरह है, न्यूक्लियस नहीं है, बस इसी बात। हां बोलो सर, सीव ट्यूब नहीं होती, सीव इस सीव ट्यूब ही तो मैं बता रहा हूं, नहीं जिम्नो में नहीं होती। किसमें नहीं है? जिम्नोस्पर्म में सीव सेल होती है। सीव सेल होती है? नहीं नहीं, मेरे पास वो आप एल्बुमिनल सेल के बारे में बात करें जो कंपेनियन सेल के एनालोगस रहेगी, बात करें। सुनो, यहां मैंने बताया यहां क्या है, ये प्लेट है भाई ऊपर की तरफ, सेम प्लेट्स ऐसे है ना? अरे प्लेट होती है। अच्छा, अब होगा क्या भाई? सीधी सी बात है, जिसके पापा बहुत सीधे साधे हैं उसकी मम्मी बहुत तेज होती है कंट्रोल करने के लिए, ऐसे है ना? यहां पर इसके साथ में क्या होता है? सपोर्टिंग सेल होती है जिनको नॉर्मली कंपेनियन सेल या सखी कोशिकाएं बोलते हैं, होता है ना? तो कंपेनियन सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ओके? जो न्यूक्लिएटेड होगी भाई, सीधी सी बात है ना, उसके अंदर भी कौन है जो कंट्रोल करने वाली चीज है? किसी भी सेल पर कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना? तो इसका न्यूक्लियस अपना भी काम करेगा, इसको भी चल कंपनसेट करता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काफी में संभाल लूंगा, ठीक है? अब आप जो बात कर रहे थे, इनका जो है ओरिजिन का कुछ कहानी अलग से है, मैं जहां डिटेल में नहीं जाएंगे। जिम्नोस्पर्म में आप जो बात कर रहे थे कि हाँ, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कंपेनियन सेल्स नहीं होती, इसके जैसे एक और स्ट्रक्चर बन के चलती है जिसे हम लोग एल्बुमिनस सेल कहते हैं। एल्बुमिनस सेल, वो उसको नाम बदल दिया वाला बात है, लेकिन बेसिकली इतना ही है ना? एल्बुमिनस सेल जो है वो मेजर चीज है, वो पूछा जाएगा अगर तो इसी से पूछेगा कंपेनियन सेल्स
है कि नहीं है उसमें जो है। ओके, अब मेरे पास सुनिए, कुल मिलाकर के पूरा कैंची के अपैरेटस बताते हैं। अपैरेटस के अंदर ये भी मिल जाती है, ये मिल जाती है, ये प्लेट सब मिल जाए। खैर, अब बहुत जरूरी जो चीज में वहां पर आते हैं, ये जो प्लेट है इसके ऊपर क्या होगा, एक केमिकल याद रखना, एडवांस था कैलोज। यस, कैलोज का डिपोजिशन रहता है और फिर आप वापस पहुंचते हैं कहां कि प्लांट के लिए जो स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन हुआ ना, पतझड़ का मौसम, बसंत बहार है, तो मैंने ये क्या हुआ कि बहुत तेज है प्लांट हमारे का मतलब अपने, मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे यूपी में इधर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे शुगर मिल इधर तो कम है, शुगर मिल बहुत होती है ऊपर वेस्टर्न में, पश्चिम में। गन्ना प्रोडक्शन अच्छा है। वहाँ क्या करता है कि शुगर फैक्ट्रीज अपने जो लेबर होती है, स्टाफ होता है उनका, उसकी छटनी कर देते हैं, क्योंकि 6 महीने काम होता है, वह केवल 6 महीने खाली रहते हैं, तो जबरदस्ती में क्यों रखेंगे, तो उसी हिसाब से 6 महीने उनको जो हम लोग कर बिठा देते हैं। 6 महीने का मतलब बात वही है ना कि अब अननेसेसरी पेमेंट कैसे करेंगे जब काम ही नहीं कोई, खाली बैठने का पैसा थोड़ी दोगे। बस हाँ, ये अश्योरेंस रहता है कि हाँ आप 6 महीने बाद तो वापस आएंगे तो आपकी जॉब पक्की है, वहाँ पर वापस आ पाएंगे। क्लियर, बाकी उनका अपना मैनेजमेंट है, बाकी 6 महीने वो क्या करेंगे उनकी मर्जी है अपनी। ठीक, तो ये भी बिल्कुल उसी शुगर मिल की तरह से है। क्या करता है, पत्तियों को क्यों खाना खिलाएगा जबरदस्ती में, जब पतझड़ का मौसम आ गया तो प्लांट अपने आप ही एब्सेशन करेगा, लीफ फॉल करेगा, पत्तियां गिरा देगा। यस, और पत्तियां तो जाएंगे, पत्तियां कैसे गिरेंगी, 2 कारण है, खाना मत दीजिएगा अपना आप गिर जाएंगे, लेबर को पैसा मत देना, शुगर तो काम छोड़कर अपना भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, एक चीज। दूसरी बात, यहाँ क्या होता है कि इसमें कैलोज का डिपोजिशन हो जाता है, तो जो मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा था, आप सोचिएगा इसके ऊपर आपने एक कोटिंग कर दी वैक्सीन की, हर एक सी ट्यूब के सी प्लेट्स के ऊपर, क्या होगा, कंडक्शन का जो सॉल्यूट्स है, फूड मटेरियल रुक गया, ऊपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा, वहीं हैंग कर गया, तो जो न्यूट्रिशन है वो सारा इन सेल्स के अंदर रुका रहता है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द नेचर। जैसे ही बसंत का मौसम आता है, हर प्लांट के लिए अपना अपना टाइम जो रहता है, क्या होगा, बड़े फास्ट वे में ऑटोमेटिकली इसको बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है, ये कैलोज का जो डिपोजिशन है वो डिसॉल्व हो जाएगा अपने आप, और बड़ा फास्ट कंडक्शन होगा, और प्लांट में क्या होगा, मल्टी डायरेक्शन कंडक्शन होगा, ऊपर जो लीफ बर्ड्स बन रही है वहां भी पहुंचेगा, फ्रूट बर्ड्स बन रही है वहां भी पहुंचेगा, जो भी स्ट्रक्चर्स है हर जगह पहुंचकर आपने देखा बड़ी फास्ट ग्रोथ होती है। अभी जैसे कभी आपने यहाँ पर कम होते हैं, आपने आड़ू का पेड़ नहीं देखा हो, शायद देखा है आपने, चीकू का देखा है, आड़ू में क्या होता है, इतना फास्ट वे में चलता है कि पहले फ्लावर्स आते हैं, बाद में लीव्स आती है। यस, पर्पल कलर का बहुत सुंदर लगता है। खैर मेरे कैंपस में था, मेरे कैंपस में मैं जहाँ स्टडी किया हूँ, अच्छा लगता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, इतना फास्ट खाना एक जगह जो पहुंचा, सप्लाई हुआ, कहीं और इकट्ठा करके रखता तो शायद नहीं हो पाता, उसने क्या हर एक फ्लोइंग सेल के अंदर होकर के रखा। ठीक है ना, डोरमेंट बर्ड्स रहती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स हो चाहे किसी भी तरह की रही हो, फटाफट से कंडक्शन करती हैं और तुरंत नई नई पत्तियां निकलना शुरू करती हैं। आप लोग देखते होंगे बसंत में सारा सिनेरियो बदल जाता है मात्र 1 हफ्ते के अंदर। यस, तो ये याद रखना है केमिकल दैट इज द कैलोज। मैं आपको नाम बताया कैलोज का, बताया पैक्टिन का, आपको बताया था यहाँ पर लिग्निन का, सुबेरिन, बहुत तरह के केमिकल्स बनकर चलते हैं। कौन सा केमिकल कहाँ बन रहा है, क्लियर है ना? ओके, अब इसके बाद में आपने बताया कि भाई फ्लोएम होता है, लेप्टॉन होता है, एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल फ्लोएम, ये सारी चीजें आप जान ही रहे हैं, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम जो भी बना। ओके, अच्छा, अभी चौथा बात कर रहे थे, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स में भी हम लोग बात करें तो आपने बताया कि कैलोज पैड, सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, परफॉर्मेंस लेटरल कंडक्शन ऑफ द, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जैसे ट्रैकिट्स बनी थी ना, ट्रैकिट्स की तरह से ही यहाँ भी क्या रहेगा, उन सेल्स में लेटरल कंडक्शन होकर चलेगा फ्रूट्स का, टर्मिनल इनके अंदर तो नहीं रहेगा टर्मिनल। ओके, बाकी इस दौर में क्या रहेगा कि लेटरल में इनके पास पहुंचता है खाना और आगे तक इसको कंडक्शन करने में हेल्प करती है। ओके, अच्छा, अब आगे हम लोग बात कर रहे थे फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स। याद रखना, मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होगी, हालांकि केवल और केवल डाइकोट स्टेम के अंदर ये चीज जहां जहां एब्सेंट है, जहां हाइपोडर्मिस बहुत ज्यादा पूछ जाता है। ये एनाटॉमी में बता रहा हूं आपको, नाम कुछ चेंजेस हैं उनको जरूर आपको दिमाग में रखना है। जैसे रूटर एपिब्लेमा बोल देते हैं, वही स्टेम में एपिडर्मिस कहलाती है। एपिब्लेमा से जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी उसको हमने रूट हेयर्स कह दिए मान लो, और स्टेम में जो बना एपिडर्मिस से उसी को हमने शूट हेयर्स कह दिए। ऐसी तो था, यहाँ पर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है स्टेम के केस में, यहाँ नीचे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ऐसी तो है।
ओके, लेटरल ग्रोथ अभी मैं बताऊँ, जब टिश्यू सिस्टम पढ़ाएंगे कल ही लेंगे उसको हम लोग। तो लेटरल ग्रोथ जो होती है हमने देखना है कि किसकी पेरिसाइकिल से होगी, किसकी एंडोडर्मिस से होगी। बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, किसकी एंडोजिनस नहीं होगी, किसकी एक्सोजिनस नहीं होगी। क्लियर है ना? ओके, चाहे लेटरल ब्रांचेस बन रही हो, चाहे वो लेटरल रूट्स बन रही हो। बात क्लियर है ना? ओके, अब इसके बाद में स्पेशल टिश्यूज है, तो ठीक है, शायद हम लोग कल लेकर के चलते हैं। ठीक है ना? आपका टाइम भी लगभग हो ही चुका है। ठीक, हमने बिल्कुल फंडामेंटल चीजों को डिस्कस किया आज। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। मस्ती करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।